गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज OM के MCQ देख रहे हैं हम। तो ऐसा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट विच वन इज समटाइम्स कॉल्ड एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स है जब आप जैसा चाहें जितना चाहें उस हिसाब से फ्लेक्सिबल हों। तो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स flexibility. Then one of the following factors that are affecting capacity planning, which one is less controllable one? जो फैक्टर कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, which one is less controllable one? जो कंट्रोलेबल नहीं है या कम कंट्रोलेबल है, जिन पे कंट्रोल कम रखा जा सकता है। तो मशीन ब्रेकडाउन है, इस पे आपका कंट्रोल कम रहता है क्योंकि मशीन है वो कभी भी ब्रेकडाउन हो सकती है। तो मशीन का ब्रेकडाउन है, ये लेस कंट्रोलेबल वन है और कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी है, आपने 100 यूनिट की कैपेसिटी प्लान की है, लेकिन मशीन बीच में ही ब्रेकडाउन हो गई तो वो 100 यूनिट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मशीन की कैपेसिटी प्लानिंग है उसको ये अफेक्ट करता है और कंट्रोलेबल भी नहीं है इतना, क्योंकि मशीन का ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है। देन थर्ड, विच वन of following stage in production life cycle does attribute beginning of substantial increase in sales and profit? Production life cycle में देखिए, सबसे पहले introduction, then growth, maturity and decline, ये 4 steps हैं। तो ये कह रहा है attribute beginning of substantial increase in sales and profits। beginning of substantial increase, तो ये क्या हो गया, आपका ग्रोथ हो गया। जब ग्रो कर रहे हैं तो सब्सटेंशियल इंक्रीज होगी सेल्स और प्रॉफिट में। इंक्रीज होगा क्योंकि जब ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब है आपकी सेल और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। देन विच वन इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नहीं है। कौन सा? प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नहीं है। देखिए, मैन आवर आउटपुट है, इनसे आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं कि मैन आवर आउटपुट क्या बताएगा आपको कि पर पर्सन प्रोडक्टिविटी कितनी है, पर आवर पर पर्सन कितना आउटपुट आ रहा है। तो ये तो प्रोडक्टिविटी निकाल के दिखाएगा। प्रोडक्टिविटी रेशियो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी निकाल के दिखाएगा। TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये प्रोडक्टिविटी रिलेटेड नहीं है, ये क्वालिटी का मैनेजमेंट है। इसलिए विच वन इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी? TQM। Time by which an activity can be rescheduled without affecting the other activities preceding or succeeding। कौन सा टाइम है किसी एक्टिविटी का जिससे कोई एक्टिविटी को रीशेड्यूल किया जा सकता है और जो दूसरी एक्टिविटीज उन पे कोई फर्क ना पड़े? तो ये आपका इंडिपेंडेंट फ्लॉट आता है। इंडिपेंडेंट फ्लॉट जो होता है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को कितना रोक सकते हैं जबकि किसी दूसरी एक्टिविटी पे उसका कोई इम्पैक्ट ना आए। देन रिलायबिलिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्पेयर्स आर लेस? रिलायबिलिटी कम है और पर यूनिट कॉस्ट भी कम है। तो ऐसे कौन से हैं? रेगुलर स्पेयर्स हैं। ये रेगुलर स्पेयर्स जो होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स हैं आपके यहाँ पे रेगुलर हैं, यानी जो अक्सर काम में आते रहते हैं, तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट कम रहती है क्योंकि आप बहुत सारे एक साथ ले आते हैं। क्योंकि अक्सर काम आते रहते हैं, तो बहुत सारे जब एक साथ लाते हैं तो आप बार्गेन कर सकते हैं, तो उस केस में पर यूनिट कॉस्ट इनकी कम हो जाती है। लेकिन रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि जब एक साथ ले आए और ज़्यादा काम नहीं आ पाए तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम पड़े रह के और हो सकता है इनकी क्वालिटी ख़राब हो जाए तो ये रिलायबल नहीं रहे। तो इनकी रिलायबिलिटी कम है लेकिन पर यूनिट कॉस्ट भी कम है रेगुलर स्पेयर की। देन लीड टाइम क्या होता है कि आप कब ऑर्डर देते हैं और कब आपको सप्लाई मिलती है, दोनों का डिफरेंस है, दैट इज लीड टाइम। सो टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल, दैट इज लीड टाइम। देन 8th, मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है तो
कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो इसमें आएगा PERT एंड CPM। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी है तो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक काम में लेते हैं आप, या क्रिटिकल पाथ मेथड काम में लेते हैं। सो मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट इज PERT एंड CPM। नाउ MRP क्या होता है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ए ऑप्शन। One of the important chart used in program control is Gantt chart। Gantt chart बनाते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं कि शुरुआत कहाँ हो रही है और एंड कहाँ हो रहा है, इसके बीच में कौन कौन से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज शोन ऑन Gantt chart। Then 11th, variety reduction is generally known as simplification। वैरायटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, यानी अब तक जितनी वैरायटी थी उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जब वैरायटी कम कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देन जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, तो जब वैरायटी रिड्यूस कर रहे हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। देन कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अब इनपुट को आप आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल है, और आउटपुट क्या है? फिनिश्ड गुड्स हैं टू बी यूज्ड। तो जब इनपुट पे आपने रिसोर्सेज अप्लाई करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया है तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देन 13, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या करते हैं आप? बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं। सो लार्ज वॉल्यूम, यानी फ्यू वेराइटी इन लार्ज वॉल्यूम। मास प्रोडक्शन में लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं आप। देन रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इन बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, अब आप देखिए रूटिंग और शेड्यूलिंग है आपका, वो क्या चीज़ है? रूट करना और शेड्यूल करना कि कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या प्रोडक्शन, किस किस स्टेप से होके प्रोडक्शन प्रोसेस निकलेगा, दैट इज रूटिंग। एंड शेड्यूलिंग, आप जहाँ शेड्यूल कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ के बाद क्या होगा, किसके बाद, कौन से प्रोसेस के बाद क्या होगा, तो ये कहाँ आएगा? बैच प्रोडक्शन में। फ्लो प्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ है नहीं। बैच प्रोडक्शन जो होता है उसमें आप एक पर्टिकुलर बैच में कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसा दवाइयाँ हैं वो बैच में बनती हैं, बैच नंबर आता है उनका। तो बैच प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ पे एक रूट होता है प्रॉपर कि इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद ये स्टेप होगी, दूसरी स्टेप के बाद तीसरी स्टेप ये होगी, चौथी ये होगी। तो एक पर्टिकुलर रूट होता है और उसका एक शेड्यूल होता है कि इस पर्टिकुलर स्टेप में इतने टाइम तक काम किया जाएगा, इस स्टेप में इतने टाइम तक काम किया जाएगा। तो ये शेड्यूल होता है। तो बैच प्रोडक्शन में ये पूरा आता है। देन JIT स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन है। ये जस्ट इन टाइम यूज ऑफ मटेरियल, जस्ट इन टाइम ऑर्डर द मटेरियल, जस्ट इन टाइम यूज ऑफ मटेरियल। 15th में आपका जो आ रहा है प्रोडक्शन में आप यूज करते हैं तो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे मटेरियल को आपको JIT में क्या है, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल की जो कीपिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जब आपको ज़रूरत है उसी टाइम पे, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इंस्टेंटली उसी टाइम पे मटेरियल मंगाएं, तो मटेरियल को रखने की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। सो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, JIT। फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लान करना है आपको, तो सबसे पहले प्रोडक्शन प्लान करने के लिए फैक्ट्री चाहिए आपको। तो फैक्ट्री प्लानिंग करेंगे आप कि फैक्ट्री कहाँ बनेगी। अगर फैक्ट्री कहीं बन रही है आपकी तो वहाँ पे फिर आप प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं कि फैक्ट्री का लेआउट क्या होगा, फैक्ट्री किस तरीके से बनेगी, कहाँ कौन सा रूम होगा, कहाँ कौन सी फैसिलिटी होगी। अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोडक्शन प्लान कर सकते हैं। तो फैक्ट्री प्लानिंग सबसे पहले आएगा।
And scheduling deals with number of jobs to be done on a machine, number of machine tools used to do a job, different material used in product, and fixing up starting and finishing time of each operation in doing a job. तो ये आएगा आपका fixing up starting and finishing times of each operation in doing a job. क्योंकि शेड्यूल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, टाइम शेड्यूल है, यानी कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा, ये एक शेड्यूल है आपका. An example of production by disintegration. Production by disintegration. Automobile, locomotive, crude oil and mineral water. देखिए ऑटोमोबाइल है तो इसमें भी इंटीग्रेशन किया जाता है, असेंबल किया जाता है. लोकोमोटिव्स में भी असेंबल किया जाता है. क्रूड ऑयल है, इसके अलग अलग टुकड़े होते हैं. क्रूड ऑयल जो निकलता है उसको फिर अलग अलग टेम्परेचर पे उसके अलग अलग हिस्से निकलते हैं. और पेट्रोल डीजल है वो सबसे बाद में निकलते हैं. पहले जैसा आपके मोम भी निकलता है उसमें से, और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. तो क्रूड ऑयल है, यहाँ डिसइंटीग्रेशन होता है. फिक्सिंग फ्लो लाइन इन प्रोडक्शन. अब फ्लो लाइन फिक्स करना है आपको, तो वो क्या हो गया कि फ्लो लाइन का मतलब हो गया कि कैसे फ्लो होगा, किस रास्ते से फ्लो होगा प्रोडक्शन प्रोसेस. तो ये रूटिंग आ जाएगा आपका, क्योंकि शेड्यूलिंग में तो टाइम होता है, तो इसमें फ्लो लाइन नहीं है. लोडिंग, इसमें भी कोई फ्लो लाइन नहीं है. प्लानिंग में भी केवल फ्लो लाइन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें प्लान की जाती है. तो रूटिंग में है वो आपका रूट है कि फ्लो लाइन क्या रहेगी, किधर से किसके बाद क्या कौन सा प्रोसेस होगा, तो ये रूटिंग में आता है. मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन. मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन. लगातार आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसे केस में मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन का केस है तो लोअर देन अदर सिस्टम हो सकता है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पे लगातार आपका जो मटेरियल है वो आगे से आगे चलता जा रहा है इनपुट में, तो वहाँ हैंडलिंग कॉस्ट है वो दूसरों के कंपैरिजन में लोअर रहेगी, क्योंकि एक ही जगह से वो आगे लगातार चलता जा रहा है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन है. तो देन टोटल स्टेशन टाइम अपॉन साइकिल टाइम, ये फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है. टोटल स्टेशन टाइम अपॉन साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस इनटू 100. अब वर्क स्टेशंस की बात आई है तो वर्क स्टेशन एक पर्टिकुलर लाइन में होंगे, प्रोडक्शन लाइन में होंगे. तो टोटल स्टेशन टाइम सारे वर्क स्टेशंस पे कितना टाइम लग रहा है, और साइकिल टाइम है कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है. तो यहाँ से पर प्रोडक्शन पर वर्क स्टेशन कितना टाइम लग रहा है इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, तो ये टोटल टाइम आएगा. तो ये आ जाएगा आपका लाइन एफिशिएंसी में. लाइन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी वो आ जाएगा ये. देन 22nd टेम्परिंग. टेम्परिंग जो होता है ये एक हीट ट्रीटमेंट होता है. हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो भी मिनरल्स होते हैं उनको गर्म किया जाता है, और गर्म करके उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज डेवलप की जाती है. तो टेम्परिंग भी उन्हीं में से एक है, तो उसको हीट ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं. देन प्रोडक्शन प्लानिंग. अब देखिए सरफेस ट्रीटमेंट अगर आपके दिमाग में कहीं आता है तो ये तो क्या होता है कि सरफेस ट्रीटमेंट है कि जैसा किसी भी मटेरियल का सरफेस को आप छील रहे हैं, उसको चमकदार बना रहे हैं, ये सरफेस ट्रीटमेंट होते हैं. तो टेम्परिंग जो होता है वो हीट ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू हम ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, गर्म करके उसमें ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं कि वो टेम्पर रहे, उसमें टेम्पर प्रूफिंग हो. प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए प्रोडक्शन को प्लान करना, आपको पूरा प्रोडक्शन प्लान करना है. तो यहाँ पे कौन सी फोरकास्टिंग यूज होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, या अगर प्रोडक्शन लेवल आपका है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है. लेकिन एक एवरेज लेवल के केस में तो शॉर्ट टर्म ठीक है. तो यहाँ इन्होंने लेवल कुछ नहीं लिखा, तो आप शॉर्ट टर्म भी लिख सकते हैं कि उसमें सारा कवर हो जाएगा. तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग
शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का मतलब कुछ महीने के लिए फोरकास्टिंग करें। प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं आप तो 4-6 महीने के लिए फोरकास्टिंग कर लें कि कितना प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होगा, अकॉर्डिंगली कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, तो वो प्लानिंग कर लें शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे हमारी फोरकास्टिंग है वो थोड़ी गड़बड़ा सकती है। देन शेड्यूलिंग क्या होती है? शेड्यूलिंग शो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट एट ऑल। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शेड्यूलिंग का कोई मतलब नहीं है। टोटल मटेरियल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। फ्लो लाइन ऑफ मटेरियल, इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लो लाइन ऑफ मटेरियल तो रूटिंग है आपकी। तो शेड्यूलिंग में आ गया विच रिसोर्स शुड डू विच जॉब एंड व्हेन। कौन सा साधन है उससे क्या काम करेंगे और कब करेंगे, ये पूरा शेड्यूल बनेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग इज टेक्निक यूज फॉर डिटरमिनिंग प्रोडक्ट मिक्स। कौन सा प्रोडक्ट है वो कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम रहे या कॉस्ट मिनिमम आए, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। इफेक्टिव कैपेसिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। इफेक्टिव कैपेसिटी है वो किससे इन्फ्लुएंस नहीं होती है। देखिए फोरकास्ट ऑफ डिमांड है तो कैपेसिटी पे डिमांड का तो इम्पैक्ट आएगा। डिमांड अगर ज़्यादा है आपकी तो आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड कम है तो कैपेसिटी कम कर दीजिए। तो फोरकास्ट का तो फर्क पड़ेगा कैपेसिटी पे। देन प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, इसका भी फर्क पड़ेगा। प्लांट की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेबर की एफिशिएंसी ज़्यादा तब भी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसका भी इफेक्ट आता है कि अगर आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके बाहर से कहीं काम करवा लिया तो कैपेसिटी तो बढ़ी गई आपकी, इफेक्टिव कैपेसिटी। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लिखा है तो इनमें से कोई भी नहीं है। की एस्पेक्ट इन प्रोसेस स्ट्रैटेजी डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोसेस स्ट्रैटेजी है, प्रोसेस की स्ट्रैटेजी है, मींस कौन सा प्रोसेस है वो कब करना है। तो ये मेक और बाय डिसीजन, कैपिटल इंटेंसिटी, मेक और बाय डिसीजन है। अब इसमें प्रोसेस स्ट्रैटेजी मेक और बाय डिसीजन है, इसमें तो आएगा क्योंकि आपको बनाना है या खरीदना है ये आपके प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। कैपिटल इंटेंसिटी भी डिपेंड करेगा, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी भी डिपेंड करेगा। पैकेजिंग का कोई इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा प्रोसेस स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि आप किसी प्रोसेस से बनाएं, पैकेजिंग तो लास्ट है, आपकी लास्ट स्टेप है, इसलिए पैकेजिंग का कोई इम्पैक्ट प्रोसेस स्ट्रैटेजी पे नहीं आएगा। 28 एग्जांपल ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट एज ए रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। वर्कर इन्वॉल्वमेंट, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट है वो एग्जाम्पल ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट एज ए रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। वर्कर का इन्वॉल्वमेंट है, SCM में नहीं आता है ये, जस्ट इन टाइम में भी वर्कर इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी सर्कल में वर्कर का इन्वॉल्वमेंट आएगा, क्योंकि क्वालिटी सर्कल में किस तरह की क्वालिटी आपको देनी है तो उसमें कौन सा वर्कर इन्वॉल्व होगा, किस तरह की किस लेवल तक का वर्कर उसमें इन्वॉल्व होगा, ये आएगा क्वालिटी सर्कल में। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्वालिटी सर्कल में ही आएगा। देन नेक्स्ट जो है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग इन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन प्लानिंग इन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम। इंटरमीडिएट रेंज क्या हो गई, एक मिडिल लेवल की रेंज है, छोटी रेंज है, बहुत बड़ा टाइम भी नहीं है तो बहुत छोटा टाइम भी नहीं है। तो इंटरमीडिएट रेंज के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग हम क्या करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग इन इंटरमीडिएट रेंज। प्रोडक्शन प्लानिंग तो ठीक है ही है वो तो, लेकिन लॉन्ग रेंज प्रोडक्शन प्लानिंग इंटरमीडिएट रेंज में नहीं होगा।
शेड्यूलिंग में रेंज का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि रेंज कोई हो, आपके इंटरमीडिएट रेंज हो, लॉन्ग रेंज हो, शॉर्ट रेंज हो, शेड्यूल तो करना ही पड़ेगा। तो एग्रीगेट प्लानिंग है इंटरमीडिएट रेंज में, ये कह सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग इन इंटरमीडिएट रेंज, एग्रीगेट प्लानिंग कह सकते हैं। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रीमेच्योर रिप्लेसमेंट, शटडाउन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन। सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन तो नहीं आएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। कॉस्ट ऑफ प्रीमेच्योर रिप्लेसमेंट ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं आप, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट भी नहीं आएगा, तो शटडाउन कॉस्ट ही रहेगा। शटडाउन कॉस्ट को रिड्यूस करने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि अगर आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया है तो शटडाउन की नौबत नहीं आएगी, इसलिए शटडाउन कॉस्ट रिड्यूस करने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का बड़ा एक रोल होता है। Then 30th preventive maintenance. 31st, which one of following standard is associated with quality assurance in production and installation? Production and installation 9002. ISO 9002 quality assurance. Number of product varieties that can be manufactured in job production. Job production में कितनी वेराइटी हो सकती है? जॉब का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, पर्टिकुलर जॉब है तो उसमें उस पर्टिकुलर जॉब की कई वेराइटीज हो सकती है, तो लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक जॉब है आपका कोई भी, कि आप कुछ भी गेट बना रहे हैं तो उस गेट में भी कई वेराइटी के गेट हो सकते हैं। तो जॉब प्रोडक्शन में लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकता है, क्योंकि आपने बाहर से कहीं से बनवा रहे हैं जॉब प्रोडक्शन, तो वो बाहर से अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का भी बनवा सकते हैं, तो लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें आ सकता है। 1 और 2 कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 ओनली ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। Then in general number of product varieties that can be manufactured in flow production. In general number of product varieties that can be manufactured in flow production. एक फ्लो में प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो इस केस में उस फ्लो में जो प्रोडक्ट चल रहा है वही बना पाएंगे आप, तो सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा फ्लो प्रोडक्शन में। 5 का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लार्ज वैरायटी अगर इसमें बनाते हैं फ्लो में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा, तो फ्लो प्रोडक्शन में लार्ज वैरायटी नहीं बनाते हैं, तो फ्लो में तो एक ही प्रोडक्ट है वो चलेगा। देन जनरली द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन है तो साइज ऑफ ऑर्डर है वो छोटी रहेगी, क्योंकि आप बाहर से बनवा रहे हैं, जॉब पे किसी से बनवा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत है, कम क्वांटिटी में अगर आया है। लार्ज क्वांटिटी है या मीडियम भी है तो वहाँ पे तो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन जॉब पे अगर आप बनवा रहे हैं, कहीं दूसरे से बनवा रहे हैं, तो थोड़ी सी है तो मे बी पॉसिबल कि वो आपको सस्ता पड़े खुद बनाने के बजाय, तो वहाँ स्मॉल क्वांटिटी में अगर है तो बाहर से भी बनवा सकते हैं जॉब प्रोडक्शन। जनरली इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट टू कस्टमर्स ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर ओनली। कंटिन्यूस प्रोडक्शन है ना, स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक एंड सप्लाई की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कंटिन्यूसली जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जब जितना ऑर्डर है उतना तो आपने सप्लाई कर लिया, बाकी का स्टॉक में रहने देंगे। प्रोडक्शन लगातार चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है तो कभी भी डिमांड आ गई तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है वो स्टॉक एंड सप्लाई के लिए ही होता है, क्योंकि कस्टमर के ऑर्डर पे कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होती, वो तो कस्टमर ने जब ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा आपको, तो वो कंटिन्यूस सप्लाई नहीं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्डर का ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं कंटिन्यूस प्रोडक्शन का। फ्यू रिच कस्टमर्स के लिए कंटिन्यूस प्रोडक्शन, फ्यू है, थोड़े से हैं, तो उनके लिए लगातार प्रोडक्शन करना भी, क्योंकि लगातार प्रोडक्शन होगा तो स्टॉक बढ़ेगा,
तो स्टॉक और सप्लाई के लिए ही कंटिन्यूस प्रोडक्शन किया जाता है। इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट इन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन है आपका, वहां पे इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट मांगा है इसने, इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट, तो वो ज्यादा आ जाएगी, हायर होगी। देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट चीज है ये कि प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं आप, प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, रूटिंग करते हैं। ये सारा कब हो रहा है? जब आपने तय कर लिया है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन वो कैसे तय करें कि क्या प्रोडक्ट बनाना है? उसके लिए मार्केट रिसर्च जरूरी है। मार्केट रिसर्च करेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, अकॉर्डिंगली आपको क्या प्रोडक्ट या सर्विस देनी है। इसलिए मार्केट रिसर्च है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्रोडक्शन साइकिल का। साइकिल है पूरा कि आपने मार्केट की रिसर्च की, उसके बाद में प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, फिर प्रोडक्शन की प्लानिंग की, रूटिंग की, अब रूट करके आपने प्रोडक्ट बना दिया। अब वो प्रोडक्ट बन गया, देन अगेन मार्केट रिसर्च करेंगे दूसरे किसी प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहेगा। तो मार्केट रिसर्च इसकी स्टार्टिंग पॉइंट। प्रेफर्ड नंबर आर यूज्ड टू, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ हेलो, हाँ हाँ ले ले, ठीक है अभी तो। ठीक है, हाँ हाँ ले ले। यस, जो हमारा क्वेश्चन था, प्रेफर्ड नंबर टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वेराइटीज दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, the test to test the design of product, to ascertain the quality level of product। प्रोडक्ट का क्वालिटी लेवल क्या है ये ascertain करना है। तो प्रेफर्ड नंबर्स जो होते हैं टू ascertain क्वालिटी लेवल, टू evaluate the production cost। प्रोडक्शन की कॉस्ट को इवेल्युएट करने के लिए तो नहीं है। प्रेफर्ड नंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ वेराइटीज दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू टेस्ट द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, इसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन के लिए प्रेफर्ड नंबर जो यूज किया जाता है जनरली इसके लिए नहीं करते हैं हम प्रोडक्ट डिजाइन में। टू टेस्ट द डिजाइन, टू असरटेन द क्वालिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज देखते हैं कि क्वालिटी लेवल है वो कैसा है प्रोडक्ट का, उसके लिए हम ये सब देखते हैं। तो प्रेफर्ड नंबर है वो क्वालिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट के लिए काम में लेते हैं। देन एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट। अब फ्यूचर को असेस करना और उसके लिए प्रोविजन बनाना, ये क्या है? फ्यूचर को असेस करना, उसके लिए प्रोविजन बनाना, दैट इज फोरकास्टिंग। फ्यूचर को आप असेस कर रहे हैं और उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, सो इट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्ट में क्या करते हैं आप कि फोरकास्टिंग करने का मतलब हो गया कि आप फ्यूचर के बारे में पता लगा रहे हैं कि किस तरह हो सकता है, किस तरह हो सकता है, क्या हो सकता है, वो फोरकास्ट कर रहे हैं, आप अंदाज लगा रहे हैं और फिर उसके लिए प्रोविजन कर रहे हैं। तो फोरकास्टिंग है वो एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट। अब मैथमेटिकल फोरकास्टिंग के कई सारे तरीके हैं, जैसा आपने पढ़ा y = a + bx, उससे फोरकास्ट करते हैं। तो फ्यूचर में कितनी सेल हो पाएगी या कितना मैन्युफैक्चर ज़रूरी होगा ये देखते हैं और फिर उसके लिए अकॉर्डिंगली प्रोविजन करते हैं। फॉर मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स फोरकास्ट इज एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल और स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड और लिखा है यहाँ,
Then arranging the salesmen to different segment of market, no. To distribute the goods through transport to satisfy market demand, no. To plan the sales method, सेल्स फोरकास्ट में प्लान नहीं किया जाता। तो 40 में जो आ रहा है आपका एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ यूनिट सेल, कितनी बिकेगी सेल फोरकास्ट में, ये एस्टिमेट कर रहे हैं हम। और स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, यहां और वर्ड नहीं होना चाहिए था, ऑफ आना चाहिए था। एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स ऑफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, कि अगले 3 साल में कितनी यूनिट्स बिक्री होगी, दैट इज सेल्स फोरकास्ट। टाइम होराइजन सेलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन, फोरकास्टिंग के लिए टाइम होराइजन किस पर डिपेंड करता है, सेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग कैपेसिटी ऑफ सेल्समैन। टाइम होराइजन में सेलिंग कैपेसिटी ऑफ सेल्समैन, पर्पज फॉर विच फोरकास्ट इज मेड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन साइकिल। तो इसमें देखिए सेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, उससे फोरकास्टिंग का टाइम होराइजन देखें, कहाँ से फोरकास्टिंग शुरू की जानी चाहिए, नेक्स्ट ईयर से करनी चाहिए या उसके नेक्स्ट ईयर से कहाँ फोरकास्टिंग करनी चाहिए। तो सेलेबिलिटी से उसका कोई ऐसा नहीं है। सेलिंग कैपेसिटी ऑफ सेल्समैन से कोई रिलेशन इसका नहीं रहेगा। पर्पज क्या है फोरकास्ट का, इस पर डिपेंड करेगा कि वो कब शुरू किया जाना चाहिए। कि जैसा आप गर्म कपड़ों का बिजनेस है आपका, तो गर्म कपड़ों का बिजनेस है तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि मार्च से ही, मार्च अप्रैल में आप फोरकास्ट करना शुरू कर देंगे। तो मार्च अप्रैल है वो आपका टाइम होराइजन होगा कि पिछले साल कितनी सेल हुई थी, अकॉर्डिंगली इस साल नवंबर दिसंबर में कितनी सेल हो सकती है, जनवरी तक कितनी सेल हो सकती है, ये फोरकास्ट करेंगे। तो इसका टाइम होराइजन जो है वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, पर्पज फॉर विच फोरकास्ट इज मेड, कि गर्म कपड़ों की सेल का फोरकास्ट कर रहे हैं तो उसका टाइम कौन सा होगा गर्म कपड़ों की सेल का, उस पर डिपेंड करेगा कब से फोरकास्टिंग करनी है। देन 42 मीडियम रेंज फोरकास्टिंग पीरियड, मीडियम रेंज की फोरकास्टिंग है आपकी 5 से 10 साल तो लंबा पीरियड हो जाता है, 2 से 3 दिन बहुत छोटा हो जाता है, 10 से 20 साल बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। तो मीडियम रेंज 3 से 6 महीने है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, 3 से 6 महीने में। देन रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड, तो लॉन्ग रेंज है तो ये क्या आ जाएगा, अबव 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग रेंज आ गया आपका। टू प्लान फॉर फ्यूचर मेन पावर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर मेन पावर रिक्वायरमेंट के लिए प्लान करना है आपको। तो इसमें शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, फ्यूचर का मेन पावर चाहिए आपको, आगे कितना मेन पावर है, तो वो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट एक जैसा है तो आपको पता है कि आपकी मेन पावर रिक्वायरमेंट एक जैसी है, उसमें ज़्यादा कोई चेंज आना नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर चेंज नहीं हो रही है देन मेन पावर रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना, कंडीशन सेम है, तो लॉन्ग रेंज के लिए फोरकास्टिंग कर लेनी चाहिए कि 5 साल से ज़्यादा के लिए कितना मेन पावर रिक्वायर्ड होगा, वो फोरकास्ट करके अकॉर्डिंगली हम हर साल कितना कितना लेना चाहिए हमको वो देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू शेड्यूल जॉब्स इन जॉब प्रोडक्शन, परचेजिंग द मटेरियल टू मीट द प्रेजेंट प्रोडक्शन डिमांड, नो टू असेस मेन पावर रिक्वायर्ड इन कमिंग मंथ। कमिंग मंथ की नहीं है, इसमें जो आ जाएगा आपका क्या कहना चाहिए इसको, प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो अब कितना टाइम लगेगा, रिसर्च आपकी कब सक्सेस हो पाएगी, ये कोई सर्टेन नहीं है, तो इसके लिए लॉन्ग रेंज प्लानिंग की जा सकती है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट किया जा सकता है। तो प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। क्योंकि जॉब प्रोडक्शन है वो तो एक शॉर्ट टर्म के लिए है। परचेजिंग द मटेरियल टू मीट द प्रेजेंट प्रोडक्शन डिमांड, प्रेजेंट प्रोडक्शन डिमांड है, इसके लिए लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग करने की जरूरत नहीं, आज की तारीख में है तो
और मेन पावर कमिंग मंथ के लिए भी लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यही बचता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास पता नहीं है कि टाइम कितना लगेगा। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल टू असेस द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ मशीन, टू परचेज मटेरियल फॉर नेक्स्ट मंथ, टू प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट। ये हो सकता है टू प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग है कि कैपेसिटी है आपकी कितनी है और आने वाले कुछ टाइम के लिए, साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए कैपेसिटी में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, तो वो मीडियम रेंज फोरकास्टिंग यूजफुल है उसमें। प्रोडक्शन ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, नहीं रिसीव करना चाहिए, तो आज की बात है, तो इसके लिए फोरकास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। To decide workload for man and machine, medium range forecasting is used, short term forecasting, long range, combination of long range and medium range forecasting। अब देखिए, जो आपका वर्कलोड है मैन एंड मशीन का, तो ये वर्कलोड है बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करते आप, कि कौन से आदमी को कौन सी मशीन पे काम करने को देना है, कौन सा काम देना है। तो ये ऐसा नहीं कि 5 साल बाद कौन सा आदमी कौन सी मशीन पे काम करेगा ये दिया जाएगा। तो लॉन्ग रेंज तो होगा नहीं इसमें। मीडियम रेंज भी है तो कोई 2-3 साल के लिए आप नहीं करते कि साल 2 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वर्कलोड डिसाइड करना है वो अभी है, तो आपका शॉर्ट टर्म ही रहेगा, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फोरकास्टिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को फोरकास्ट करने में एनवायरमेंटल चेंजेस, अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन्स, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंजेस इन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये जो दिया है डिस्पोजेबल इनकम एंड चेंजेस इन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इस पे आप कोई कंट्रोल नहीं है आपका, तो इसके बेसिस पे कोई फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, आप प्रोडक्शन को फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर की कितनी रहेगी और चेंज इन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर क्या रहेगा, इस पे आप कुछ, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। देन अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन है, वो कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन कितना फोरकास्ट करते हैं आप। एनवायरमेंटल चेंजेस का भी फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन है, ये डायरेक्ट अकिन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। Then application of technology or process to the raw material to add use value। टेक्नोलॉजी और प्रोसेस, रॉ मटेरियल को टेक्नोलॉजी या प्रोसेस यूज करके और आप उसकी वैल्यू में ऐड करें, दैट इज योर प्रोडक्शन। Then in production by disintegration, material undergoes changes in economic value only, changes in physical and chemical characteristics। disintegration में physical and chemical characteristics हैं, वो चेंज हो जाती हैं आपकी। जैसा आप कहें क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल में एक सर्टेन टेम्परेचर पे मोम निकलता है, वैक्स, फिर उससे थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर वो डीजल अलग हो जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे, फिर पेट्रोल अलग हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकलती है। तो डिसइंटीग्रेशन में चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी चेंज हो रही है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो रही है। इन प्रोडक्शन बाय सर्विस, द प्रोडक्ट अंडरगोज द चेंजेस इन प्रोडक्शन बाय सर्विस है ये। देखिए, सर्विस से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, ये फिजिकल चेंज हुआ। शेप ऑफ सरफेस ओनली, साइज ऑफ सरफेस ओनली। केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये चेंज होंगी। प्रोडक्ट की केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी प्रोडक्शन बाय सर्विस में, डी ऑप्शन। देन use of any process or procedure designed to transform a set of input element into set of output element। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसको आप क्या कहेंगे?
प्रोडक्शन कहेंगे डेफिनेटली, कि इनपुट कुछ दे के और कोई भी प्रोसेस या प्रोसीजर अडॉप्ट करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन. देन कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. ऑपरेशन मैनेजमेंट, कन्वर्जिंग ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. अब देखिए इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट मच बेटर होगा, क्योंकि आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उन ऑपरेशंस को मैनेज करना ताकि वो प्रॉपर आउटपुट मिल सके या प्रॉपर क्वांटिटी में इनपुट लग सके, इसके लिए ऑपरेशंस को मैनेज करना ज़रूरी है. तो इसको हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा. डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट इज, प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू यूज चीप मशीनरी टू प्रोड्यूस, ऐसा तो कुछ नहीं है. टू ट्रेन अनस्किल्ड वर्कर टू मैन्युफैक्चर गुड्स प्रेफरेबली, एक पार्ट है इसका. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज द बेस्ट सुटेबल आंसर. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी रिसोर्स आपके अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाए, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट करना है, उसका पर्पज ही ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है. देन स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन की प्लानिंग करना और कंट्रोल करना, इसका क्या स्कोप है? इट इज लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स. प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है और कंट्रोल करना है आपको. तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसको क्या कहा जा सकता है? अनलिमिटेड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. स्कोप जो चाहिए आपको, तो स्कोप तो इसका देखिए लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स तो कोई नहीं है ऐसा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का है वो लिमिटेड हो प्रोडक्शन पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंट्रोल है. कंट्रोल में केवल प्रोडक्ट ही नहीं आएगा आपका, आपके लेबर भी आएगी उसमें, बहुत सारा और भी आएगा. प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ओनली, ऐसा भी नहीं है. अनलिमिटेड कह सकते हैं. एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी पे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल अप्लाई किया जा सकता है, तो अनलिमिटेड स्कोप है. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफन प्रोड्यूसेस standardized product in large volume, standard products in large volume and product and service in limited volume. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है आपका, तो ये क्या है, वॉल्यूम कितना है. अब इससे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है. स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, वो प्रोड्यूस करेगा. अब कितनी क्वांटिटी में, कितना वॉल्यूम में, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का पार्ट आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो जब कर रहे हैं तो अपने आप ही दूसरे फैक्टर्स हैं वो वॉल्यूम को गवर्न करेंगे. इसलिए यहाँ तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ही लिखेंगे आप. देन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोजेक्ट सिस्टम. Product system and project system. Project system, the equipment and machinery are fixed, whereas in product system they are movable. ऐसा तो नहीं है. In product system, machinery and equipment are fixed. Product system में प्रोडक्शन जब आप कर रहे हैं तो मशीनरी इक्विपमेंट हैं वो आपके सर्टेन है कि इन मशीन से, इन इक्विपमेंट से प्रोडक्शन करना है. प्रोजेक्ट सिस्टम में दे आर नॉट फिक्स्ड. ठीक है, ये बी ऑप्शन. प्रोजेक्ट सिस्टम में मशीनरी और इक्विपमेंट हैं वो फिक्स्ड नहीं है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू द कंज्यूमर फ्रॉम एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम. एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम से कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है? ही कैन सेव मनी. मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट
मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम से कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है। डेफिनेटली अगर प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंट है तो कम कॉस्ट में, कॉस्ट भी कंट्रोल होगी उसमें, तो कम कॉस्ट होगी तो कम प्राइस में दिया जा सकता है, तो यहाँ कस्टमर की सेविंग हो सकती है। ही विल हैव प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइस इजीली अवेलेबल, ये भी हो सकता है। ही गेट्स इंक्रीज्ड यूज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है तो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकती है, प्रोडक्शन सिस्टम अगर एफिशिएंट है तो। क्योंकि प्रोडक्ट खरीद रहा है वैल्यू के लिए, किसी चीज़ की वैल्यू है तभी आप वो खरीद रहे हैं। अगर आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी तो नहीं खरीदेंगे आप। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, अब वो चाहे कितना ही सस्ता हो, कितना ही महंगा हो, कुछ ही हो, मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन दूध की यूज वैल्यू है मेरे लिए तो दूध मैं खरीदूंगा। तो एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम अगर है तो वहां से मुझे दूध अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, डिजायर्ड क्वांटिटी में मिलेगा, तो वहां से यूज वैल्यू इंक्रीज होगी मेरी। सो ही गेट्स increased use value in the product. Then 59th, two important functions that are to be done by production department. Production department कौन कौन सा important function करता है? Costing नहीं करता, forecasting नहीं करता, scheduling and loading 59 में C, क्योंकि प्रोडक्शन जब हो रहा है तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन का और लोडिंग करना पड़ेगा, मशीन पे रॉ मटेरियल लोड करोगे फिर प्रोडक्शन होगा, तो शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। दूसरी चीज यहाँ इन्होंने कहा 2 फंक्शंस कहा है, जबकि इनमें तो सिंगल ही दिए हैं, तो वैसे ये सी ही बनना है। देन 60, एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट आप रिलीज कर रहे हैं, दैट इज प्लानिंग तो नहीं है, रूटिंग भी नहीं है, डिस्पैचिंग हो सकता है। ये डिस्पैचिंग और रिलीजिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यूं कहें ज्यादा रिलेवेंट है वो डिस्पैचिंग है, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रिलीज कर रहे हैं, तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन कर पाएगा। कि डॉक्यूमेंट्स जो आएंगे उनमें आपका शेड्यूल भी आ जाएगा, डिजाइन भी आ जाएगा, तो ये चीजें आप डिस्पैच करेंगे। सो डिस्पैचिंग इज एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज डिस्पैचिंग। देन एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग व्हेन टू स्टार्ट द जॉब एंड व्हेन टू एंड द जॉब, दैट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूल है आपका। Then, in an organization, the production planning and control department comes under production planning and control. तो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लानिंग नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्लानिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट करेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट करेगा। जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, मोर अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड, ओल्ड पीपल, ऐसा तो नहीं है, हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। अगर स्किल्ड लेबर चाहिए जो हमारे पास नहीं है तो हम जहां अवेलेबल है वहां से जॉब पे वो काम करवाएंगे, तो स्किल्ड लेबर चाहिए। इन कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वी नीड जनरल पर्पज मशीन एंड स्किल्ड लेबर। कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है तो स्पेशल मशीन टूल एंड हाईली स्किल्ड लेबर। जब कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप तो स्पेशल मशीन टूल्स चाहिए और हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि ये हाईली स्किल्ड है तो उसमें जो कंटिन्यूटी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज कंटिन्यूटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, स्पेशल मशीन टूल्स एंड हाईली स्किल्ड लेबर्स कंटिन्यूस जब आप कर रहे हैं। देन मोस्ट सूटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन।
जॉब प्रोडक्शन है उसके लिए तो लाइन, मैट्रिक्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस लेआउट है, ये सबसे सूटेबल होगा क्योंकि लेआउट जो है आपका वो क्या बता रहा है कि किस तरीके से काम होगा। तो जॉब पे आप प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे किस प्रोसेस से काम होगा उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट बनाएंगे। तो प्रोसेस लेआउट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर। द मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जब आप कर रहे हैं तो एक लाइन लेआउट चलेगा आपका, क्योंकि एक लाइन में आगे से आगे मशीन्स लगी हुई हैं और वो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हो रहा है, एक मशीन का आउटपुट दूसरे मशीन का इनपुट बन रहा है, तो एक लाइन लेआउट होगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर लाइन लेआउट, रिपेयर वर्कशॉप, वेल्डिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज, सीमेंट। सीमेंट इसमें जो है वो एग्जांपल है जिसमें आपका सीमेंट इंडस्ट्री में लाइन लेआउट होता है कि इसमें एक सर्टेन प्रोसेस है कि सबसे पहले क्लिंकर बनेगा, फिर इस क्लिंकर को और टुकड़े किए जाएंगे उसके, तो जो कंक्रीट होती है वो लेके आते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, दैट इज क्लिंकर, फिर उसको पीसा जाता है और इतना बारीक पाउडर बनाया जाता है। तो ये पूरा लाइन लेआउट है सीमेंट में। इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइन लेआउट की ज़रूरत नहीं है, वेल्डिंग शॉप में भी लाइन लेआउट की ज़रूरत नहीं है, रिपेयर वर्कशॉप में नहीं है। An act of going round the production shop to note down the progress of work and feedback the information. फीडबैक लेना है तो आप फॉलो अप कर रहे हैं। फीडबैक जब ले रहे हैं आप मीन्स फॉलोइंग अप, कि कुछ हुआ है तो कुछ किया आपने, तो उससे अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, किस तरह से है, इसमें और कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो वो आपका फॉलो अप है। देन line of best fit is another name given to method of least square. Least square method जो है आपका y equal to a plus bx, that is line of best fit. इसमें एक linear trend हम निकालते हैं। Then one of the important basic objectives of inventory management. Basic objective of inventory management. तो कैलकुलेट EOQ फॉर ऑल मटेरियल इन ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव तो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू गो इन पर्सन टू द मार्केट एंड परचेज द मटेरियल नहीं है ये। टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंटली सो एज टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं आप, उसका ऑब्जेक्टिव जो है इन्वेंट्री को मैनेज करने का, स्टॉक मैनेज करने का ऑब्जेक्टिव है टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंटली सो एज टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट्स। एंड 71st, द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, उसका बेस्ट वे क्या है? कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को आप इंप्रूव कर रहे हैं। परचेज ऑटोमेटिक मशीन, इससे कैपिटल की प्रोडक्टिविटी मिलेगी, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। इफेक्टिव लेबर कंट्रोल, इससे भी लेबर को कंट्रोल करने से कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड नहीं है ये। देन टू यूज़ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ कुछ हद तक ये इससे मैच करता है, लेकिन अगला है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज टू बी इंक्रीज थ्रू इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट। ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि कैपिटल की प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाना है, इसका मतलब प्रोडक्शन आपका बढ़े और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स बढ़ें, तो वहाँ कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट से प्रोडक्शन है वो आपका प्रॉपर होगा। तो ये डी ऑप्शन ज़्यादा सही है। केवल गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ठीक है आप कम ब्याज पे पैसा ले आए, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो क्योंकि कैपिटल अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन के लिए लगी हुई है, इसलिए डी ऑप्शन ज़्यादा सही है। एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है।
साइकिल टाइम सेलेक्टेड इन बैलेंसिंग ए लाइन, लाइन बैलेंसिंग में cycle time must be greater than smallest time element given in problem, must be less than highest time element given in problem, must be slightly greater than highest time element given in problem. Left to choice of problem solver. No, D तो गलत है, ये C ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है. A और B को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत नहीं कह सकते हम, लेकिन C ज़्यादा सही है क्योंकि बैलेंसिंग लाइन है, लाइन बैलेंसिंग करना है तो जो साइकिल टाइम है वो हाईएस्ट टाइम एलिमेंट से थोड़ा ज़्यादा हो तो क्या है कि आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट टाइम एलिमेंट है वहाँ जाके साइकिल कंप्लीट होना है, लेकिन कुछ वेरिएशन इसमें आ सकते हैं, तो इसलिए स्लाइटली ग्रेटर हो मच बेटर. सी ऑप्शन ज़्यादा सही है. देन प्रोडक्शन प्लानिंग किससे डील करती है? What production facilities required and how these facilities should be laid out in space available. What to produce and when to produce and where to sell. नहीं, प्रोडक्शन प्लानिंग में सेलिंग की कोई बात नहीं आएगी. What should be demand for product in future. ये फोरकास्टिंग का पार्ट है, प्लानिंग का नहीं है. What is life of product, ये भी प्लानिंग का पार्ट नहीं है, तो यही बचा. What production facilities required and how these facilities should be laid out in space available. प्रोडक्शन प्लानिंग में यही करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाहिए और उनको जो अवेलेबल स्पेस है उसमें किस तरीके से एम्प्लॉय करना है. देन इन प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान डिफरेंट मशीन्स रिक्वायर्ड नहीं है. प्रोसेस में मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि किस प्रोसेस से प्रोडक्शन होगा वो प्लान करना है. डिफरेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड ये भी नहीं है. वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट, ये सही है क्योंकि डिज़ाइन और ऑपरेशंस और मशीन्स और ये सारा प्रोसेस प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग का पार्ट है. तो वी प्लान टू फ्लो द मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट. इन ऑपरेशन प्लानिंग द प्लानर प्लान्स ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर्स and sequence of operations. Decide the tools to be used to perform the operation. Decide machine to use perform operation. Operation की planning करनी है. Material to be used to produce the product. ये तो सारे product planning हो गया. तो operation planning में तो यही आया. Planner plans each operation to be done at work center and sequence of operations. Then 77. Before thinking of routing, the production planner has to route decide करना है. To decide the optimal allocation of available resources, to decide what type of labor to be used, to decide how much of material is required, to count how many orders he has on his hand. Routing करनी है तो optimal allocation of available resources ये decide करना पड़ेगा. Then 78. Quantities for which the planner has to prepare production plan. कौन सी क्वांटिटी जिनके लिए प्लानर को प्रोडक्शन प्लान करना पड़ेगा, द क्वांटिटी फॉर विच प्लानर हैज टू प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान, उनको क्या कहते हैं? क्वांटिटीज नहीं है ये, ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मटेरियल प्लानिंग, क्वांटिटी प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है. प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स प्लान करना. प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान, क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स ही प्लान, यही आएगा प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मटेरियल प्लानिंग और क्वांटिटी प्लानिंग है वो इसके पार्ट नहीं है. देन डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू शो प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन प्लान इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल, रूट शीट, ऑपरेशन शीट. देखिए बिल ऑफ मटेरियल तो होता है जो आपका डिजाइन में आता है कि कौन कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में काम में आएगा, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल. तो क्वांटिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन प्लान के लिए बिल ऑफ मटेरियल नहीं आएगा. प्लानिंग स्पेसिफिकेशन, रूट शीट भी इसमें नहीं आएगी, ऑपरेशन शीट भी नहीं आएगा, तो फिर तो प्लानिंग स्पेसिफिकेशन यही रहेगा. प्लानिंग के क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे? ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड
क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्लान कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं, उसको प्लानिंग स्पेसिफिकेशन बोलेंगे कि प्लानिंग के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। 1080 इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन LOB लाइन ऑफ बैलेंस नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस रिक्वायर्ड इज गिवन बाय नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस हैं कितने होंगे, साइकिल टाइम कितना है और एलिमेंट टाइम कितना है, टोटल साइकिल टाइम कितना लगेगा और उसमें पर एलिमेंट कितना टाइम लगेगा, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस आ जाएंगे, तो साइकिल टाइम अपॉन एलिमेंट टाइम। देन फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग where production activities are coordinated and projected on time scale is known as final stage of production planning है। तो उसको क्या बोलेंगे, जब ये लिखा है फाइनल स्टेज है आपका और साथ में ये कह रहा है कि फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन अ टाइम स्केल। तो पर्टिकुलर टाइम पे है तो इसको शेड्यूल ही बना लें कि ये शेड्यूल बन रहा है हमारा। आज यहीं तक करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम 81st क्वेश्चन तक देख चुके थे कि फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग वे प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन अ टाइम स्केल। फाइनल स्टेज प्रोडक्शन प्लानिंग की जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है एक टाइम स्केल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग। कि शेड्यूल बना लिया आपने, एक टाइम स्केल है तो टाइम का एक शेड्यूल बना लिया, तो इस टाइम शेड्यूल को जो है ये एक फाइनल स्टेज है प्रोडक्शन प्लानिंग की, जहाँ पे आपने टाइम शेड्यूल भी बना लिया कि किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस होगा, कब कब होगा, कितना टाइम लगेगा, तो ये शेड्यूलिंग है। देन स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लोड ऑन हैंड एंड कैपेसिटी ऑफ द वर्क सेंटर, वर्क सेंटर की कैपेसिटी एंड लोड ऑन हैंड। अब ये लोड ऑन हैंड है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको किस वर्क सेंटर पे कितना लोड देना है, क्योंकि कितना लोड आपके पास है और वर्क सेंटर की कैपेसिटी कितनी है। वर्क सेंटर मींस आप यहाँ मशीन ले सकते हैं, तो मशीन की कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड आपके पास है, तो अकॉर्डिंगली कितना लोड उस मशीन पे देना है, दैट इज लोडिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 83rd आउट ऑफ एम्स ऑफ लोडिंग, लोडिंग के एम क्या, वन ऑफ द एम्स ऑफ लोडिंग, लोडिंग के एम टू फिनिश द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, ये लोडिंग का एम नहीं है। टू मिनिमाइज द मटेरियल यूटिलाइजेशन, ऐसा भी नहीं है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू कीप ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन टाइम एट मिनिमम। ये सबसे सही आंसर है, क्योंकि लोडिंग करनी है तो इस तरीके से मटेरियल को लोड किया जाए कि मशीन लगातार काम करे, ओवरबर्डन्ड भी नहीं हो और आइडल भी नहीं रहे, तो लगातार काम करे ताकि ऑपरेटर का आइडल टाइम मिनिमम रहे, मटेरियल का वेटिंग टाइम मिनिमम रहे और दूसरा मशीन टाइम है वो मिनिमम रहे, ताकि क्या हो, प्रोडक्ट है वो प्रॉपर वे में प्रोड्यूस हो सके और उसमें रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जा सके। इसलिए वन ऑफ द एम ऑफ लोडिंग इज टू कीप ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन टाइम एट मिनिमम लेवल। देन 84th वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूल करना है आपको, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन है वो ऑप्टिमल हो, ये शेड्यूलिंग से रिलेटेड नहीं है, ये तो डिजाइन शेड्यूलिंग से पहले का प्रोसेस है। देन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल, ये डिजाइन का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल कॉस्ट, तो सी ऑप्शन द बेस्ट वन, ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस हो। शेड्यूलिंग है, शेड्यूल करना है आपको, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपरेशंस की सीक्वेंस का एक टाइम ड्यूरेशन तय करना है ताकि ऑपरेशन सीक्वेंस है वो ऑप्टिमल रहे। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग बोथ आउटपुट एंड सेल्स should be expressed in logical overall unit of measuring.
एग्रीगेट प्लानिंग कहा है इसने, और यहाँ ओवरऑल यूनिट ऑफ मेजरिंग कह रहा है। ओवरऑल मीन्स एग्रीगेट, तो इसी से रिलेटेड है। बाकी दूसरे ऑप्शंस में एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, एग्रीगेट प्लानिंग का जो एग्रीगेट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन मेजर नहीं है ये। लिस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल, इस लिस्टिंग की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो बोथ आउटपुट एंड सेल्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन ए लॉजिकल ओवरऑल यूनिट ऑफ मेजरिंग। तो एग्रीगेट प्लानिंग है, ओवरऑल यूनिट है, इसलिए ए ऑप्शन है ये प्रॉपर है। इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड इन मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड, मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड, एग्रीगेट प्लानिंग में डिमांड का मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई करना है, डिमांड में चेंजेस करने हैं, तो क्या हो सकता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्राइस करना, दैट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। ले ऑफ एम्प्लॉइज, ओवर टाइम वर्किंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो डिमांड का मॉडिफिकेशन है, इसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट। डिफरेंशियल प्राइसिंग कि प्राइस को अलग अलग करके एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइस वसूलना, इससे आपका डिमांड का मॉडिफिकेशन होगा, डिमांड में चेंजेस आएंगे। देन इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई, एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई को मॉडिफाई करना है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, इससे सप्लाई मॉडिफाई होना, मॉडिफिकेशन जहां वर्ड यूज किया है, मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई, इसमें इंक्रीमेंट इन सप्लाई हो सकता है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, इससे भी सप्लाई मॉडिफाई होना कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन प्रॉपर इसको यहाँ नहीं कहा जा सकता। बैकलॉगिंग है, ये इसमें नहीं आएगा। हायरिंग एंड ले ऑफ एम्प्लॉइज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ये हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है कि सप्लाई को मॉडिफाई करना है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉइज हायर कर लें या फायर कर दें। ज़्यादा डिमांड आ रही तो नए एम्प्लॉइज़ हैं, ज़्यादा डिमांड आ रही तो सप्लाई को मॉडिफाई करना, ज़्यादा सप्लाई करनी है तो नए एम्प्लॉय हायर कर लें, और डिमांड कम हो गई है या उतनी नहीं है तो एम्प्लॉयज़ को हटा दें। तो हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ले ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, इससे सप्लाई में मॉडिफिकेशन होगा। देन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। तो डिस्पैचिंग का प्रोडक्शन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन के बाद की बात है डिस्पैच। तो शेड्यूलिंग में भी प्रोडक्शन कंट्रोल का, शेड्यूलिंग से ठीक है प्रोडक्शन का एक शेड्यूल बनेगा, लेकिन कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है ये। रूटिंग में भी प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं आएगा। ट्रिगरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड द डेविएशन, ये आएगा कंट्रोल में। ट्रिगरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड द डेविएशन, प्रोडक्शन ऑपरेशंस को ट्रिगर करना, चालू करना, फिर प्रोग्रेस ऑब्जर्व करना और डेविएशन रिकॉर्ड करना, ताकि प्रोडक्शन को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके कि अगर डेविएशन है तो कितने हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स, अब प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है तो डिजाइन शीट ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन शीट है, ये प्रोडक्शन शुरू करने से पहले का डॉक्यूमेंट है। लिस्ट ऑफ मटेरियल या बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब, ये भी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले का है। देन रूट कार्ड, कंट्रोल चार्ट भी नहीं, रूट कार्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट जो है उसमें रूट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है वो किस रूट से बनेगा।
पहले कहाँ काम होगा, फिर कहाँ काम होगा, फिर कहाँ काम होगा। तो ये रूट कार्ड है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है। वे इन विच वी कैन असेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्लांट। प्रोडक्शन प्लांट की एफिशिएंसी को एसेस करना है। एफिशिएंट डिस्पैचिंग, डिस्पैच से प्रोडक्शन प्लांट की एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन प्लांट है, प्लांट की एफिशिएंसी पूछ रहा है ये। तो प्लांट में जब काम हो चुका उसके बाद का है डिस्पैचिंग, तो इसलिए ये इससे रिलेटेड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ए गुड प्रोडक्ट, इससे एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये रिलेवेंट नहीं है इससे, कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट बना के आप एफिशिएंसी कैसे एसेस कर सकते हैं। बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट स्पेसिफाइड इन स्पेसिफाइड प्रोग्राम। ये आपका जो है काफ़ी रिलेवेंट है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका टारगेट से आप कंपेयर करें, स्पेसिफाइड प्रोग्राम का स्पेसिफाइड टाइम में कंपेयर करें, तो इससे आपको एफिशिएंसी पता लगेगी कि टारगेट इतना था, एक्चुअली इतना बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना % एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हैं, ये पता लग सकता है। तो ये सी ऑप्शन यहां बेस्ट है। Then 91st, प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ सर, होगा। देखो सबको पहले तो माको दावत पानाड़ो को बोल करो। ठीक है सर। हाँ सर, दावत पानाड़ो थाने मिल गयो। मिल गया सर, पानड़ी मिल गई। और जवानी पानाड़ो भी बिल्कुल साहब, बिल्कुल मिल गया साहब, बिल्कुल साहब। 10 तारीख को ठीक साहब, सॉरी 8 तारीख को सुबह 10 बजे। ठीक है साहब, बिल्कुल मैं तस्वीर लाना, भाभी जी को भी लाओ। बिल्कुल साहब, हमारी खुशियों में शरीक बनो। बिल्कुल साहब। और एक दूसरी चीज ये बोल रहा हूँ, हाँ। वो उसमें 3 साल ITR में है, मेरे को है ना वो 3 पन्नों वाला कंपटीशन क्या होता है, कंप्यूटेशन। हाँ, कंप्यूटेशन चाहिए, तो कैसे निकलेगा? वो मैं दे दूंगा आपको ले जाके। अभी जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा तो दे दूंगा। उसका ऑनलाइन में भी कलर है। हाँ हाँ, मैंने निकाला सिंगल पेज वाला प्रिंसिपल। अच्छा हाँ, वो तो रिसीट है, वो कंपटीशन पूरा का पूरा रिटर्न है, वो बता दूंगा मैं आपको, भेज दूंगा मैं भेज दूंगा आपको। ठीक, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। Now I am back again. So we are discussing about question number 91. Production control concerned with passive assessment of plant performance, strict control on labor। देखिए, केवल लेबर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने से प्रोडक्शन का कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में तो लेबर के साथ मटेरियल भी है, दूसरी चीज़ें भी है, डिज़ाइन भी है। तो केवल लेबर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते आप। देन गुड मटेरियल मैनेजमेंट, केवल मटेरियल मैनेजमेंट से भी प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता। और प्रोडक्ट डिज़ाइन है, केवल इससे भी नहीं हो सकता। प्रोडक्शन कंट्रोल है, ये इंडिविजुअल वर्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। इसलिए प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विद पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस, ये देना पड़ेगा हमको। देन 92nd, when work centers are used in optimal sequence to do the job, work centers are used in optimal sequence to do the jobs, we can minimize the setup time। work center है, optimal sequence, used in optimal sequence to do the job, sequence में काम कर रहे हैं, work centers लगे हुए हैं, यानी machines लगी हुई हैं। so we can minimize the setup time, minimize operation time, minimize breakdown of machine and minimize utility of facility। COD ये दो तो होंगे नहीं,
ब्रेक डाउन ऑफ मशीन है, उसका वर्क सेंटर को ऑप्टिमल सीक्वेंस में काम में लेके ब्रेक डाउन से मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं ब्रेक डाउन को। ब्रेक डाउन है उसका वर्क सेंटर किस तरीके से यूज कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक डाउन तो मशीन का कहीं भी हो सकता है। देन मिनिमाइज यूटिलिटी ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटी की यूटिलिटी को क्यों मिनिमाइज करेंगे हम, उसको तो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए सी और डी तो होगा नहीं। ऑपरेशन टाइम मिनिमम, ऑपरेशन टाइम मिनिमम हो, ऑप्टिमल सीक्वेंस में आप काम में ले रहे हैं तो उसे ऑपरेशन टाइम मिनिमम हो या सेटअप टाइम मिनिमम हो, तो ये ज़्यादा सही है कि सेटअप टाइम है वो मिनिमम लगेगा। क्योंकि एक सीक्वेंस में जब आप काम कर रहे हैं तो एक मशीन का आउटपुट इंस्टेंटली दूसरे मशीन का इनपुट बन जाएगा, तो वहाँ पे मशीन का सेटअप टाइम कम रहेगा। द 93rd, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपीडिटिंग, एक्सपीडिटिंग की एक्टिविटीज हैं टू फाइल द ऑर्डर्स इन सीक्वेंस, टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, टू रिकॉर्ड द एक्चुअल प्रोडक्शन अगेंस्ट शेड्यूल प्रोडक्शन, टू एग्जामिन द टूल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। सी ऑप्शन द बेस्ट वन, टू रिकॉर्ड द एक्चुअल प्रोडक्शन अगेंस्ट शेड्यूल प्रोडक्शन। एक्सपीडिटिंग करना है आपको, एक्सपेडिशन में एक्चुअल प्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम शेड्यूल प्रोडक्शन के अगेंस्ट, कि एज पर शेड्यूल इतना प्रोडक्शन होना चाहिए था, एक्चुअल इतना प्रोडक्शन हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देन जेड चार्ट, जेड चार्ट है वो प्रोग्राम कंट्रोल में काम में आता है, प्रोग्राम कंट्रोल, जेड चार्ट। पी चार्ट आपने ऐसा पढ़ा होगा, पी चार्ट क्वालिटी कंट्रोल में काम आता है, वैसा जेड चार्ट है वो प्रोग्राम कंट्रोल में काम में आता है। देन जेड चार्ट कैन बी यूज्ड टू शो process used in production, quality level of product, both plan and performance and deviation from plan to show cost structure of product। तो ये आपका बेस्ट है सी ऑप्शन। प्रोग्राम कंट्रोल में काम में आता है, तो प्रोग्राम को कंट्रोल करना है तो देखिए प्लान, बोथ प्लान एंड परफॉर्मेंस एंड डेविएशन फ्रॉम द प्लान, ये शो किया जाता है जेड चार्ट में। प्रोग्राम कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल में कैसे काम में लेते हैं कि प्लान एंड परफॉर्मेंस दोनों को शो करते हैं, और प्लान से परफॉर्मेंस का डेविएशन कितना है वो शो करते हैं। तो जेड चार्ट में सी ऑप्शन, बोथ प्लान एंड परफॉर्मेंस एंड डेविएशन फ्रॉम प्लान। देन 96, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया, फॉलो अप एक्टिविटी, टू कंट्रोल लेबर, टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर को प्रोडक्शन कंट्रोल में यूज करना है, तो प्रोडक्शन कंट्रोल में लेबर का तो केवल लेबर से तो काम होगा नहीं, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन से भी कोई, केवल सिंगल चीज़ों से इनसे काम नहीं होगा। प्रोडक्शन कंट्रोल है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप है, उन सबको कलेक्टिवली प्रोडक्शन कंट्रोल बोलते हैं, तो सिंगल तो होगा नहीं कि एक्टिविटी फॉलो करने से हो जाएगा या, तो लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क्स, दैट इज करेक्ट वन। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया, लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क। देन 97, फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन की टाइम सीक्वेंस है तो वो शेड्यूलिंग से आएगी कि आपका शेड्यूल क्या है, टाइम शेड्यूल क्या है। सीक्वेंसिंग में तो आएगा आपका कि किसके बाद क्या होगा, वो सीक्वेंसिंग में आएगा, लेकिन टाइम सीक्वेंस की बात है तो वहाँ शेड्यूलिंग आएगी। टाइम सीक्वेंस कहा है, शेड्यूल है आपका, टाइम शेड्यूल है कि कौन सा कब बनेगा, कौन सी चीज़ कब होगी, तो वो टाइम सीक्वेंस, तो उसमें शेड्यूल आएगा। 98, arrangement of machines depending on sequence of operation happens in process layout, product layout। arrangement of machine depending on sequence of operation, तो इसमें आ जाएगा आपका product layout। sequence of operation के बेसिस पे मशीन का अरेंजमेंट है तो product layout।
कि मशीन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स कर रहे हैं, तो वो लेआउट में आएगा। और डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है तो फिर वो प्रोडक्ट लेआउट में। देन 99, issuing necessary orders and taking necessary steps to ensure that time targets set in the schedules are effectively achieved. ऑर्डर इशू करना और स्टेप्स लेना टू एंश्योर दैट टाइम टारगेट सेट इन शेड्यूल आर इफेक्टिवली अचीव्ड। तो जो शेड्यूल में टाइम दिया है वो अचीव हो और ऑर्डर्स इशू करें, तो ये तो क्या बन गया आपका, डिस्पैच हो गया, डिस्पैचिंग। क्योंकि इंस्पेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, रूटिंग और शेड्यूलिंग है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो डिस्पैचिंग है। देन क्वेश्चन 100, कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू बुक द लेबर इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑपरेशन इज जॉब कार्ड। जॉब कार्ड है ये, क्योंकि लेबर कार्ड नहीं होगा, वेज कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो जॉब कार्ड ही बचा। बुक द लेबर इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑपरेशन, केवल लेबर वर्ड देख के आप लेबर कार्ड लगा दें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लेबर को बुक करना है। हर ऑपरेशन में कौन सी लेबर लगेगी, कितनी लेबर लगेगी, ये बुक करना है, तो ये जॉब कार्ड बनेगा कि क्या क्या काम होगा और उस जॉब में कौन सी लेबर लगेगी, कितनी लेबर लगेगी, जॉब कार्ड बनेगा। इन 101 में कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव्ड। कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, वर्क सैम्पलिंग के थ्रू, क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस। कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू वैल्यू एनालिसिस। देन 102, एडिशन ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल through application of technology. रॉ मटेरियल की वैल्यू एडिशन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो प्रोडक्शन हो गया। टेक्नोलॉजी अप्लाई करके आप रॉ मटेरियल की वैल्यू को एनहांस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन है डेफिनेटली। Most powerful and popular method for solving linear programming problem is simplex method. Linear programming है तो simplex method काम में आएगा। Most powerful इसलिए कहा है क्योंकि ये 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी सॉल्व कर लेगा। ग्राफिकल मेथड है, ये 2 ही वेरिएबल को सॉल्व कर पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में नहीं आते हैं, तो सिंप्लेक्स मेथड है वो मोस्ट पावरफुल है। देन 104, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट विच सजेस्ट द यूज ऑफ मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ए हाई वॉल्यूम ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स विद सम वेराइटी इज रेफर्ड टू एज recent trend in production or operation management which suggests the use of minimal amount of resources to produce a high volume of high quality goods। ज़्यादा क्वालिटी की गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है और विथ सम वेराइटी, तो ये लीन प्रोडक्शन हुआ आपका, लीन प्रोडक्शन। देन effective capacity can not be determined by which one of following factor? Effective capacity, product design and product mix, quantity and quality capabilities, facilities. Effective capacity can not be determined. किससे इफेक्टिव कैपेसिटी डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट मिक्स से। प्रोडक्ट मिक्स है, इससे तो आपकी कैपेसिटी निकल सकती है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है वो कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं, तो ये तो इससे तो कैपेसिटी निकाल सकते हैं आप। देन क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैपेबिलिटीज़, क्वांटिटी कैपेबिलिटीज़ है तो वहाँ से कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं।
फैसिलिटीज से भी निकाली जा सकती, तो नन ऑफ अबाव होना चाहिए ये। In which of the following stages the management should try to change its approach by changing its strategy from buy my product to try my product? Management should try to change its approach by changing its strategy from buy my product to try my product. यानी मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, तो ये तो था इंट्रोडक्शन में, क्या आप एक बार खरीदिए देखिए, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ट्राई माई प्रोडक्ट आप जब कह रहे हैं तो एक ग्रोथ स्टेज आ गई। ग्रोथ स्टेज में जब आपका प्रोडक्ट की सेल है वो बढ़ने लगी है, तो आप ये कहेंगे कि ट्राई माई प्रोडक्ट। पहले तो कह रहे थे एक बार खरीद के देखिए तो सही, अब वो तो इंट्रोडक्शन स्टेज थी, इंट्रोडक्टरी स्टेज खत्म हो गई, बढ़ने लग गई है सेल, लोग खरीदने लग गए, देन आप कहेंगे ट्राई माई प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करके देखिए, तो ये ग्रोथ स्टेज आ गई। देन कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड टू एंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इंस्पेक्शन हो गया, कभी कभी चेक कर लेते हैं, ऑल ऑफ सडन कभी भी चेक कर लिया। Which one of the following standards associated with the quality assurance in final inspection test? क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है वो आपका 903 है, 9003। With reference to project management, identify which of the following statement is not correct. Gantt chart is principal tool used in scheduling and also in some method of loading, ठीक है ये। Routing is first step in production planning, ये भी ठीक है। Cost of any activity is proportional to its time of completion. Cost of any activity is proportional to time of completion, कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ हो तो सकता है, क्योंकि कितना टाइम लगेगा उसको बनने में, उससे कॉस्ट है वो भी उसके प्रोपोर्शनल होगी। ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपने आप कॉस्ट बढ़ेगी। Then free float can be calculated by subtracting EFT from EST. Earliest finish time from earliest start time. इससे free float नहीं निकलेगा, no, ये गलत है। फ्री फ्लॉट अर्लीस्ट फिनिश टाइम से अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को निकालने से नहीं निकलेगा, इससे तो टोटल फ्लॉट निकलेगा। फिर फ्री फ्लॉट तो निकलेगा, टोटल फ्लॉट में से आप लैक, टाइम लैक है वो माइनस करेंगे, तब निकलेगा। 110 क्या कहता है? आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस इंक्लूड्स लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग है ये सारा, इट इज करेक्ट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यही आता है, लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरऑल, टाइम पे उसको आप देखते रहें। पर इसमें जो एक चीज हो सकती है, यहां पे थोड़ा डाउट है। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरहॉल, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, नॉट प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से प्रिवेंट करना वो अलग चीज है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अलग चीज है, तो ये ही गलत हुआ फिर तो। टू टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीमेच्योर रिप्लेसमेंट एंड कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन नीड टू बी बैलेंस्ड, ये ठीक है। वेयर एंड ऑब्सोलेंस आर द टू मेन कॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, ठीक है। मशीन इज टेक्निकली ऑब्सोलेट व्हेन अनदर मशीन कैन डू द सेम जॉब मोर एफिशिएंटली रिड्यूस टाइम, ठीक है। ये भी तो ये ए ऑप्शन ही गलत हुआ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस वर्ड्स का डिफरेंस है। 111 to determine where the plant should be located for maximum operating economy and effectiveness refers to which one of the following? Plant layout, facility location, capacity planning, capacity requirement. Capacity planning और capacity requirement ये तो इसमें आएंगे नहीं। Where plant should be located for maximum operating economy,
एंड इफेक्टिवनेस। तो फैसिलिटी लोकेशन द बेस्ट वन, कि प्लांट कहाँ लगाया जाए फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। ऑपरेटिंग इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए प्लांट कहाँ लगाया जाए, तो ये फैसिलिटी लोकेशन होगा। देन 112, देखिए यहाँ प्लांट लेआउट भी आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन प्लांट लेआउट में क्या होगा कि आपका प्लांट है वो किस तरह बनेगा, वो है प्लांट लेआउट में। लेकिन फैसिलिटी लोकेशन है, इससे थोड़ी एडवांस स्टेज है, जहाँ पे प्लांट कहाँ बनेगा एंड देन वो प्लांट कैसे बनेगा, दोनों ही शामिल हैं, इसलिए फैसिलिटी लोकेशन इसमें द बेस्ट है। देन 112, which of the following models deals with the physical movement of goods from different supply origins to number of different demand destination? Definitely it is transportation. Then one of the objectives of maintenance to prevent obsolescence. मेंटेनेंस से ऑब्सोलेंस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, उसको थोड़े टाइम के लिए रोका जा सकता, ऑब्सोलेट तो होगी कोई चीज। टू एंश्योर स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, टू सेटिस्फाई कस्टमर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से इसका कुछ नहीं है। टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विदाउट सेक्रीफाइसिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज द बेस्ट वन। मेंटेन कर रहे हैं आप, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यूजफुल लाइफ है प्लांट एंड मशीनरी की वो बढ़े विदाउट सेक्रीफाइसिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लेवल में कोई कमी ना हो और प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ बढ़े, उसके लिए आप मेंटेनेंस करते हैं। Then 114, which one of the following recent trends in production or operation management involves drastic measures or breakthrough improvement to improve the performance of firm? Recent trend in production management involves drastic measures or breakthrough improvement to improve the performance of firm. Corporate downsizing तो नहीं होगा, re-engineering, technology and TQM. Business process re-engineering, BPR, that is the most correct, most relevant in this scenario. जो ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट लेके आया है फर्म की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR. देन 115, which of following process types is used when a very highly standardized product is desired in high volume? हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट चाहिए, हाई वॉल्यूम में चाहिए, रिपीटेटिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस, प्रोजेक्ट प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही यही है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस जब हो रहा है तो लगातार एक के बाद एक यूनिट एक फ्लो में बन रही है, तो हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनेगा, उसमें किसी तरह का कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कंटिन्यूस प्रोसेस में। Then 116, which of the following aims at finding the best and most efficient way of using the available resources, man, material, money and machinery? Man, material, money, machinery को efficient, most efficient way of using, best and most efficient way of using this. तो मेथड स्टडी में टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी काफ़ी नियर बाई दिए हैं, लेकिन इसमें वर्क स्टडी सबसे नियर है, क्योंकि वर्क स्टडी में पूरा वर्क प्लान है उसको स्टडी करेंगे आप, उसमें मेथड स्टडी भी शामिल हो जाएगा, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी सारे ही शामिल हो जाएंगे वर्क स्टडी में, कलेक्टिवली ये वर्क स्टडी है। 117, which one of the following statement is not correct? LFT is calculated from LFT of the head event. Slack can be calculated by adding EFT and LFT of any job. No. Earliest finish time and latest finish time का difference लेते हैं, add नहीं करते, ये गलत है।
नेक्स्ट जो आएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम सम ऑफ EST एंड टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ये सही है। टोटल प्रोजेक्ट टाइम इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन ही गलत है इसमें, क्योंकि ऐड लिख दिया है इन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, आप टाइम टाइम पे करते रहते हैं, सारा ओवरहॉलिंग करते हैं, ग्रीसिंग ऑयलिंग सारा करते हैं, मशीन की सार संभाल करते हैं, तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा उसका डेफिनेटली। एंड ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर्स होगा ये भी। इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन, जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन बढ़ेगा क्यों, कम होगा वो, इसलिए ये गलत है। इट इज़ नॉट द एडवांटेज। Then 119, which one of the following establishes time sequence of operation? टाइम सीक्वेंस की बात की है तो शेड्यूलिंग आएगा। जहां टाइम वर्ड आ रहा है वहां शेड्यूलिंग आएगी, टाइम शेड्यूल होगा एक। Then 120, with reference to aggregate planning, identify which of the following statement is not correct. Aggregate planning, it is an intermediate term planning operational through a master schedule which gives the manufacturing schedule. Facility planning and scheduling are closely related with aggregate planning. It deals with strategic decisions such as purchase of facility, introduction of new product, process. तो एग्रीगेट प्लानिंग कर रहे हैं आप, टोटल प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस केस में स्ट्रैटेजिक डिसीजन, परचेज ऑफ फैसिलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस सारा ही आएगा। तो डी ऑप्शन सही है। नॉट करेक्ट कह रहा है ये, तो इसमें स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी हैं। तो एग्रीगेट प्लानिंग में जो हम करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड है ये, परचेज ऑफ फैसिलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस। अब परचेज ऑफ फैसिलिटीज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं है एग्रीगेट प्लानिंग में, तो ये ही आएगा इसमें। इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट, रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट, वन हैज टू शो लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल आएगा, लिस्ट ऑफ मशीन टूल्स टू बी यूज्ड, हालांकि ये माइनर हैं काफ़ी। एवरी वर्क सेंटर एंड ऑपरेशनल टू बी डन एट दैट वर्क सेंटर। रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सही है। ये जो ए और बी ऑप्शन है इनको कंबाइन करते हुए कलेक्टिवली सी बता रहा है कि एवरी वर्क सेंटर एंड ऑपरेशन टू बी डन एट द वर्क सेंटर। क्या शो करना पड़ेगा रूट शीट में या ऑपरेशन लेआउट में, वर्क सेंटर कौन कौन से हैं और क्या क्या ऑपरेशन होने हैं। तो जब वर्क सेंटर कौन से और क्या क्या ऑपरेशन होने हैं, जब ये शो करोगे तो अपने आप ही उसमें आ जाएगा क्या क्या ऑपरेशन होने हैं, हमें क्या क्या मटेरियल काम में आएगा और कौन कौन सी मशीन्स काम में आएगी, ये इसी में शामिल हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा एप्रोप्रिएट है बजाय मैन्युफैक्चरिंग के, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ शामिल है। तो इनपुट को आप आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको ऑपरेशन मैनेजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस आ जाएगा। देन 123, which of following is not the plant layout principle? Principle of sequence uses maximum travel नहीं होता है, minimum travel होता है। Principle of minimum travel वो है प्लांट लेआउट का एक प्रिंसिपल, मैक्सिमम ट्रेवल का प्रिंसिपल नहीं है, गलत है ये। Which one of the following standard associated with quality management and quality system elements guidelines? क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये आ जाएगा आपका 9001 नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, 1 2 4 आएगा इसमें।
क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स है ISO 9004 में. Then 125, in a network diagram, activity that must be completed prior to start of an activity. कोई अगली एक्टिविटी शुरू करनी है उससे पहले जो कंप्लीट हो जानी चाहिए, दैट इज प्रीडिसेसर एक्टिविटी. Then 126, identify which one of the following is not the objective of maintenance. मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है to keep all production facilities and allied facilities in an optimal working condition. ये तो है मेंटेनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन में रहे सारी फैसिलिटीज. To ensure specified accuracy to protect and time schedule of delivery of customers. ये भी होगा मेंटेनेंस का एक पार्ट है कि टाइम शेड्यूल जो है वो एडहेयर किया जाए ताकि टाइम पे लोगों को मिल सके जो चीज़ आपने कहा है वो. टू कीप डाउन टाइम ऑफ मशीन एट मैक्सिमम, ये तो हो नहीं सकता. डाउन टाइम को मिनिमम रखना होगा, मैक्सिमम नहीं रखना. Then 127, with reference to characteristics of good product design, which one of the following is referred to the ease of manufacture with minimum cost. Ease of manufacture with minimum cost, कम से कम कॉस्ट में आसानी से बनाया जा सके. रिलायबिलिटी नहीं है, स्पेसिफिकेशन भी नहीं आएगा इसमें, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, प्रोडक्टिबिलिटी आ गया. ये प्रोडक्शन की एबिलिटी कितनी है. टू ईज द मैन्युफैक्चर विथ मिनिमम कॉस्ट, प्रोडक्टिबिलिटी. So this was all about objective questions.